हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। चैप्टर 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है, यानी कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे क्या है, किस तरीके से। तो ये जहन में रखें कि वी शैल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यानी मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर जाहिर सी बात है एक इंडिविजुअल भी आप डेली लाइफ में भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी भी और गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो होती हैं यानी कि गवर्नमेंट भी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो मुआहदा जिसको आप कानूनी तरीके से अमल दरामद करवा सकते हैं वो लॉ कहलाता है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब एसेंशियल कौन कौन से होते हैं इसके अंदर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल होता है कौन कौन से। पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऐसी बात है कोई शख्स किसी को, अब जैसे मिसाल दी है मैं आपको पेन बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको पेन बेचने की ऑफ़र करता हूँ, आप एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए और लीगल कंसिडरेशन, यानी कि कुछ ना कुछ पैसे एवज़, यानी कि पेन जो बेच रहे हैं हम वो पैसे एवज़ होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, यानी कि जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कॉम्पिटेंट पार्टी, जैसे मतलब माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जैसे छोटे बच्चे से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1-2 साल के बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फ्री कंसर्न होनी चाहिए, यानी कि किसी पे आप जबरन, जैसे मिसाल दे दिया किसी को मार पीट के बोल दें कि भाई ये गाड़ी तुम्हें 1 लाख रुपए में बेचनी, चाहे वो गाड़ी 10 लाख रुपए की हो, तो आप उसकी फ्री कंसर्न नहीं ले रहे। हाँ, वो फ्री कंसर्न हो तो मसला नहीं है। जैसे मिसाल दे दिया आप किसी को धरा के धमका के उससे फ्लैट की चाबियाँ ले लें, ये अक्सर कराची में अक्सर पहले होता रहा है, तो ये कह रहा हूँ कि ये अनलॉफुल है। ठीक है। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी गैर कानूनी चीज़ पे आप नहीं कर सकते। गैर कानूनी से मतलब कौन सी, जैसे मिसाल दे दी जाए आप जो है वो चर्स बेचना शुरू कर दें तो ये अनलॉफुल होगा। ठीक है। आप गाड़ी बेच सकते हैं लेकिन चर्स नहीं बेच सकते क्योंकि लॉफुल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आएगा। अब ये थोड़ी कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 किलो चर्स का, अब वो आपके पैसे लेके भाग गया, आप कोर्ट में चले गए कि भाई हमने जो है वो इसको 10 किलो चर्स के पैसे दिए थे, ये पैसे लेके भाग गया। तो ऐसा नहीं है, आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जज तो आपको जूते लगाएगा कि बोलेगा भाई तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तो तुम वैसे ही इलीगल काम कर रहे हो और ऊपर से ये आ रहे हो कि इन्फोर्स करवाने हो, तो ये सब चीज़ें अनलॉफुल हैं। टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट टू बी कंप्लीट ऑन सर्टेन होनी चाहिए। ऐसे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब कोई ये कह दे कि पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अब ये कोई कह दे कि भाई मैं तुम्हें चांद से मिट्टी ला के दूंगा, तो भाई अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसके लिए, या फिर मार्स की मिट्टी ला के दूंगा, या फिर मैं किसी और सोलर सिस्टम से जाके मिट्टी ला के दूंगा, तो ये भाई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट टू बी रजिस्टर्ड इन रिटर्न वेन एवर रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिक्लेयर वॉइड अंडर द सेक्शन। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न भी करें, रिटर्न भी कर सकते हैं और यानी कि ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वो एग्रीमेंट जो आप लॉ के ज़रिए इम्पोज नहीं करवा सकते, इन्फोर्स नहीं करवा सकते, वो वॉइड है। कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसी चीज़ के होने, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट, इफ सम कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यानी ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर कंडीशन होती है। अब जैसे मिसाल दे दी है कि आप एक बंदे के पास जाएं और उससे अब जैसे गाड़ी की मिसाल दे दी जाए, मैं आपको एक गाड़ी की मिसाल देता हूँ कि आप शोरूम के पास गए और आपने बोला मुझे ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। वो बोलता है यार अभी है नहीं, मैंने जापान से मंगवाई भी है। अब अगर जापान से मर्सिडीज़ आ गई तो वो आपको भेज देगा, और अगर जापान से वो मर्सिडीज़ चली जो आप उसने बुक कराई और बीच में समंदर में वो जो जहाज़ था वो डूब गया, तो अब वो दे ही नहीं सकता। तो इसके अंदर टू डू यानी कि मतलब हो जाए या नॉट टू डू, अब कोई इसी चीज़ पर डिपेंडेंट था कि भाई वो आएगी तो ये होगा। तो इस तरीके से कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है। अब डिस्चार्ज किस तरीके से होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किस तरीके से होता है? पहला है बाय परफॉर्मेंस। अब जैसे आप गए शोरूम के पास, आपने गाड़ी ख़रीदी, आपने उसको पेमेंट करी, तो ये डिस्चार्ज हो गया। बाय इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस, अब ऐसा भी हो सकता है कि
पॉसिबल जो है वो रहे ही नहीं। आप जैसे मिसाल दें जापान से आपकी वॉर छिड़ जाए, ठीक है, या फिर जो फैक्ट्री की गाड़ी आप मंगवा रहे थे वो फैक्ट्री बंद हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल हो गया। एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज़, कोई एग्रीमेंट अगर पार्टीज़ के दरमियान है, या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ रोक दे कोई चीज़ को, जैसे होता है कि भाई पहले तो लीगल नहीं थी, पहले लीगल थी अब इलीगल हो गई, ऑपरेशन ऑफ लॉ ने रोक दिया, ठीक है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर सी बात है जब ब्रीच हो गया तो वो तो जाहिर सी डिस्चार्ज ही हो गया, तो इस तरीके से आपके डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। कॉज़ाए कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या है, एन ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी टू another party imposed by law independently of agreement between the party। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कॉज़ाए कॉन्ट्रैक्ट, कॉज़ाए कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जैसे आज ऑनलाइन के दौर चल रहा है, ठीक है। अब एक आपने ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर करी, लेट सपोज कर ले आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, ठीक है। अब वो मोबाइल फ़ोन गलती से दूसरे एड्रेस पे चला गया, ठीक है, पेमेंट वगैरह हुई भी थी उसकी, और उसने उस बंदे ने भी देखा नहीं, वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब उस बंदे ने एक्सेप्ट करके रख लिया। अब जाहिर सी बात है उसका वो इंडिपेंडेंट था, वो यानी मतलब जाहिर सी बात है नहीं था। अब इसके अंदर ये है कि जो जिस बंदे ने पेमेंट की वो बंदा कोर्ट में जा सकता है और कंपनसेट क्लेम कर सकता है, और जो केस है जाहिर सी बात है उसने पेमेंट की, उसको चीज़ नहीं मिली लेकिन दूसरी जगह गलती से डिलीवर्ड हो गई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी क्या होता है कि एक पार्टी प्रॉमिस करे टू सेव द लॉस फ्रॉम द कॉज बाय द कंडक्टिंग ऑफ प्रॉमिस हिमसेल्फ और बाय द कंडक्टिंग ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड इंडेमनिटी। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। इंडेमनिटी क्या होती है कि ए ने प्रॉमिस करा, जैसे मिसाल दे दिया है, ए जो है वो सब्ज़ी वाला है, समझ लें ए बंदा जो है वो सब्ज़ी वाला है, ठीक है। उसने बी को प्रॉमिस किया कि वो 2000 रुपये की सब्जियां हर मंथ देगा, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर सी जो है वो आता है, ठीक है, प्रॉमिस करता है कि अगर बी लॉस में होगा, यानी कि अगर बी लॉस करेगा किसकी वजह से, डिलीवरी फेल की वजह से, तो वो उसको कंपनसेट करेगा। कौन, सी उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है। मतलब यानी कि क्या, ए जो है वो डिलीवरी कर रहा है गुड्स की, समझ ले सब्जियों की 2000 रुपये मंथली जो है वो सब्जियां जो है वो डिलीवर कर रहा है, ठीक है, बी को। अब जो सी है वो आता है कि अगर जो ए बंदा जो सब्ज़ी डिलीवर नहीं कर पाया उसकी वजह से बी को जो भी लॉस होगा वो सी कंपनसेट करेगा। ये होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी क्या होती है, गारंटी जो है आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ contract to perform promise or discharge the liability of third party in case of his default. The person whom the guarantee is called surety, and the person in receipt of those default default the guarantee is given is called principal debtor, and the person whom the guarantee is given is called the creditor, and guarantee may be either oral or written। अब इसकी तो बहुत आसान मिसाल है, आप किसी बैंक से गाड़ी निकलवाने जाए या इवन की बाइक निकलवाने जाए तो वो हमेशा गारंटियर मांगते हैं। गारंटियर का मतलब क्या होता है, अब जैसे मिसाल दी मैं गया या आप गए बैंक के पास, बैंक से आपने बोला कि भाई मुझे फ़ला गाड़ी चाहिए, बैंक बोलेगा ठीक है हम आपको गाड़ी देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको 2 गारंटियर 2 ज़ामिन चाहिए। अब वो 2 जो गारंटियर हैं वो क्यों ले रहा है कि भाई अगर आप या मैं जो भी बैंक के पास गया था वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी कि मैं पैसे, जैसे मिसाल दे दिया है 16 महीने 2 साल की किस्तें थी, 24 किस्तें बनती हैं, 24 किस्तों में से मैंने 16 महीने तक तो किस्तें जमा करवाएं, फिर मेरे हालात ख़राब हो गए या कोई और मसला आ गया तो मैं जो है वो 16वें महीने 17वें महीने की किस्त 18वें महीने की किस्त जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया। तो अब जो बैंक की जो, अब आप उन 2 लोगों ने, जिन लोगों ने आपकी ज़मानत ली थी, ज़ामिन जो बने थे, बैंक उनके पास जाएगा, वो बोलेगा भाई तुमने मुझे रिटर्न में लिख के दिया था या ओरल भी कहा, तो रिटर्न ओरल दोनों कर सकते हैं, लेकिन बैंक तो रिटर्न में लेगा कि तुमने रिटर्न में देगा कि अगर ये बंदा जो जैसे मैं हूँ मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो तुम पैसे दोगे, तो बैंक उनसे पैसे निकल आएगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेलमेंट, बेलमेंट क्या होता है, bailment is the delivery of goods by one person to another person for some purpose upon a contract that they shall, where the purpose is accomplished, to be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person who delivering them।
तो पर्सन के जो द पर्सन इज़ डिलीवरिंग द गुड्स इसका बेलर एंड द पर्सन हुम इज़ डिलीवरिंग इसका बेली। अब मिसाल दे दिया है कि बेलमैन का कॉन्ट्रैक्ट, बहुत आसान एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपका दोस्त आपसे बाइक लेता है, ठीक है। अब वो किस लिए लेता है? वो इसलिए लेता है कि उसे अपने रिश्तेदार के घर पे जाना था, ससुराल जाना था, मिसाल दे रहा हूँ, शादीशुदा दोस्त है, ठीक है, समझिएगा बात, ठीक है। अब वो बंदा जो आपसे बाइक लेके गया, क्या आपसे ख़रीदी? नहीं। क्या आपने उसको किराए पे दी? नहीं। अब उसका पर्पस क्या था? वो ससुराल जाके वापस आ जाएगा, उसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको रिटर्न कर देगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेलर आप हुआ और बेली वो हुआ, ठीक है। प्लेज, प्लेज कहते हैं उर्दू में रहन को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पॉनर और पौनी जो होते हैं वो, यानी कि अंदर पॉनर जो है वो जो प्लेज कर रहा है और पौनी जो है वो प्लेज हो रहा है, ठीक है। अब बेलमेंट ऑफ अ गुड्स ऑफ एज सिक्योरिटी फॉर डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कार प्लेज, और बेलर इन दिस केस द पॉनर है और बेली जो है वो पौनी है। अच्छा, अब मैं आपको बैंक की एग्जांपल देता हूँ। अक्सर बैंक्स ने, बहुत ज़्यादा बैंकों ने ये सिस्ट किया हुआ था, अब तो खैर मुझे नहीं पता कि कौन बैंक है, लेकिन पिछले दिनों बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पब्लिसिटाइज़ किया हुआ था बैंकों ने कि गोल्ड रख के कर्ज़ा लें, गोल्ड रख के कर्ज़ा लें, बहुत ऐड चला रहे थे, कई बैंक शामिल हैं इसके अंदर। अब वो क्या कर रहे हैं कि आपसे, आपका जामिन कोई नहीं मांग रहे, पहले गारंटी थी, गारंटी नहीं मांग रहे। अब वो क्या कह रहे हैं, भाई हमारे पास अपना गोल्ड रखवाओ, लेट्स सपोज कर लो 10,000 का गोल्ड रखवाओ और 9,000 रुपये लोन ले लो। तो इसके अंदर आपको कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे रखनी है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो बैंक पहली फुर्सत में कुछ नहीं करेगा, आपका जो सोना है वो उठा के भेज देगा, ठीक है। ये होता है प्लेज। Agency refer to the relationship which exists between the two persons, the principal and the agent, in which the agent has to perform different duties, functions as per instruction of the principal, and also enter into a contract with the third parties on behalf of principal. The relationship of agency play an important role in business and commercial dealing, and this relationship is a legal created by virtue of agreement between the principal and agent. अच्छा, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। स्टेट एजेंट, स्टेट एजेंट जो है वो आपका एजेंट है। अब आपने उससे बोला भाई मुझे जो है ये अपना घर बेचना है, लेट सपोज कर लें मुझे ये घर बेचना है, तो आपने क्या किया, अपने बिहाफ पे स्टेट एजेंट को एज अ एजेंट बनाया कि भाई ये घर बिकवाओ। अब बंदा जो है वो पार्टी ढूंढेगा, ठीक है, जो भी आपने उसको फंक्शन दिया, जो इसमें लिखा हुआ ना परफॉर्मेंस डिफरेंट ड्यूटीज़, जो भी आपने, यानी कि घर ढूंढेगा, पार्टी ढूंढेगा, उसको एग्री करेगा, और अगर आपने उसको ये राइट दिए हुए होंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी बना ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।